बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे वो हैं फ़ोटो रेस्पायरेशन के डिसएडवांटेजेस और फ़ोटो रेस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट्स की अडेप्टेशंस के बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं फ़ोटो रेस्पायरेशन के डिसएडवांटेजेस के ऊपर। तो सबसे पहले जो फ़ोटो रेस्पायरेशन का डिसएडवांटेज है प्लांट्स को, वो है फ़ोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी का रिड्यूस हो जाना। अब होता क्या है कि जो एंजाइम है रुबिस्को, वो राइबोलोस बिसफॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करके शुगर्स बनाने की बजाय ऑक्सीजन को ऐड कर देता है, जिसकी वजह से फोस्फोग्लिसरेट के साथ साथ फोस्फोग्लाइकोलेट भी बनता है। और वो फोस्फोग्लाइकोलेट एक लंबे प्रोसेस से गुजर के दोबारा से केल्विन साइकिल में ऐड होता है, यानी कि फोस्फोग्लाइकोलेट खुद से शुगर्स नहीं बना सकता या उसकी रिडक्शन से शुगर्स नहीं बनती। अल्टीमेटली उसको फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होके फिर शुगर्स बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे हम अगर इक्वेशन को देखें तो राइबोलोस बिसफॉस्फेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, तो फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, जिसकी रिडक्शन से शुगर्स बनती हैं। अगर यही प्रोसेस ऑपोजिट हो जाए, राइबोलोस बिसफॉस्फेट में ऑक्सीजन ऐड हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, यानी कि रुबिस्को यहाँ पे रिएक्टेंट को बदल रहा है, तो जब रिएक्टेंट बदला जाता है तो प्रोडक्ट्स भी मुतासर होते हैं। तो यहाँ पे रुबिस्को ने जब राइबोलोस बिसफॉस्फेट में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो दो तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक है फॉस्फोग्लिसरेट और एक है फॉस्फोग्लाइकोलेट। और यहाँ से इस प्रोसेस के डायरेक्ट नतीजे में शुगर्स नहीं बनती। तो इस तरह से फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी काफ़ी मुतासर होती है फोटो रेस्पायरेशन की वजह से। अब दूसरा पॉइंट आता है एनर्जी वेस्टेज का। इस सारे प्रोसेस के कैरी आउट होने के दौरान काफ़ी एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएच यूज़ होते हैं, ताकि इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके और फाइनली फॉस्फोग्लिसरेट को केल्विन साइकिल में दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, जिसके नतीजे में शुगर्स बने। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सारी एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये वेस्ट होते हैं, जो कि अदरवाइज़ यूज़ हो सकते थे कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए या फिर किसी और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और रिएक्शंस में भी यूज़ हो सकते थे। अच्छा, अब तीसरा स्टेप आता है कार्बन लॉस का। इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। वो रिएक्टेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड का होना चाहिए था, वहाँ पे आ गया ऑक्सीजन। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज़ नहीं हो रही, तो वो फिर रिलीज हो रही है। तो इस तरह से कार्बन लॉस हो रहा है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से जो नेट अमाउंट ऑफ कार्बन है जो कि शुगर्स में कन्वर्ट होनी थी, उसका लॉस हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट। जब कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन रिप्लेस कर देती है और ऐड होती है राइबोलोस बिसफॉस्फेट में, तो उसके नतीजे में बनता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो काफ़ी सारे फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स के लिए टॉक्सिक साबित हो सकता है और इसको लेस हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एनर्जेटिकली कॉस्टली रीजनरेशन, यानी कि अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड टाइम प्लांट को स्पेंड करना पड़ता है फॉस्फोग्लाइकोलेट को ट्रांसपोर्ट करने में अक्रॉस 3 डिफरेंट ऑर्गेनेलिस, जो कि है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रियन। और फिर दोबारा से फॉस्फोग्लिसरेट को बिल्ड करना पड़ता है और फिर जब फॉस्फोग्लिसरेट दोबारा बन जाता है तो वो फिर केल्विन साइकिल को ड्राइव कर सकता है। अब आ जाती हैं अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू प्रिवेंट फोटो रेस्पिरेशन। अब अगर फोटो रेस्पिरेशन इतने नुकसानदेह है और उसके इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं, तो जाहिर बात है कि प्लांट के पास कोई मैकेनिज्म भी है जिसके थ्रू फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं और अपनी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली जो अडेप्टेशन है वो है C4 फोटोसिंथेसिस। जो मेजर ग्रासेस हैं जैसे कि कॉर्न हो गया, शुगर केन है, सोरगम है और बहुत सारे अदर प्लांट ग्रुप्स जो हैं वो एक स्पेशल पाथवे से गुजरते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, एक नॉर्मल केल्विन साइकिल के अलावा भी, जिसको हम कहते हैं C4 फोटोसिंथेसिस। इस पाथवे को C4 फोटोसिंथेसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो फर्स्ट इनिशियल प्रोडक्ट है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है। इन प्लांट्स के लीव्स में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनमें बहुत कम एयर स्पेसेस होते हैं और जो केल्विन साइकिल के एंजाइम्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स में डिपॉजिट होते हैं, जिसको कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। और ये जो सेल्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इम्परमिएबल होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को पास थ्रू नहीं करने देते। अब कार्बन डाइऑक्साइड ही पास थ्रू नहीं करेगा तो केल्विन साइकिल किस तरह से कैरी आउट होगा? तो इसके लिए एक और अडेप्टेशन है। तो C4 फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाता है एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ, जिसे कहते हैं फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, और एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल बना लेता है जिसे कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग NaDH। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ इन द मेसोफिल सेल और वह मिल गया फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ और उसने बना दिया एज अ रिजल्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो गया मैलिक एसिड में बाय यूजिंग NaDH। अब मैलिक एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है टू द एडजेसेंट बंडल शीट सेल और वहाँ पे जाके टूट जाएगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स, एक पायरुविक एसिड में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में। अच्छा, अब ये जो बंडल शीट सेल्स हैं
इनकी एनाटॉमी बड़े मज़े की है, यानी इनकी जो वॉल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को पास थ्रू नहीं करने देती, लेकिन इनके जो सेल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को अपने अंदर बड़ी अच्छी तरह से होल्ड कर सकते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर सकते हैं लेकिन अपने अंदर आने नहीं दे सकते। बिल्कुल इसी तरह क्या होता है कि इन सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड होल्ड रहती है, यानी कि एक ही होती रहती है, इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज होती रहती है और फाइनली जब कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज होगी इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है और उसकी जगह केल्विन साइकिल को रन किया जा सकता है। अच्छा, अब हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बने थे मैलिक एसिड के टूटने से, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि केल्विन साइकिल में इस्तेमाल हो गया और दूसरा पायरुविक एसिड, वो दोबारा से मेसोफिल सेल में वापस चला जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, ताकि वो एक और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करके इस बंडल शीट सेल तक पहुंचा सके। इस कन्वर्जन में एटीपी यूज होती है। अब अगर हम डायग्राम को देखें तो एक साइड पे है सिंपल C3 फोटोसिंथेसिस, जिसमें मेसोफिल सेल्स में आराम से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, राइबोलोस बिसफॉस्फेट में ऐड हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को और केल्विन साइकिल को कैरी आउट कर रही है और रिडक्शन के थ्रू शुगर्स बना रही है। जबकि दूसरी साइड पे है C4 फोटोसिंथेसिस। अब C4 फोटोसिंथेसिस में दो तरह के सेल्स इन्वॉल्व हैं, एक है मेसोफिल सेल और एक है बंडल शीथ सेल। मेसोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड आती है लेकिन आगे वो फर्दर बंडल शीट सेल तक नहीं पहुंच सकती, और वहां पहुंचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारे एंजाइम्स जो केल्विन साइकिल के लिए ज़रूरी है वो बंडल शीट सेल्स में डिपॉजिट हुए हुए हैं C4 प्लांट्स में। अब यहाँ पे वो जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो वो अटैच हो जाती है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और कार्बन डाइऑक्साइड के ऐड होने से ये बनाते हैं एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फौरन से कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में और इस प्रोसेस को कैरी आउट करता है NADH, और मैलिक एसिड चला जाता है बंडल शीट सेल में और वहां जाके टूट जाता है दो मॉलिक्यूल्स में, एक पायरुविक एसिड में और एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल राइबोलोस बिसफॉस्फेट में ऐड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को और केल्विन साइकिल को कैरी आउट करके रिडक्शन के थ्रू शुगर्स बनाता है। जबकि जो पायरुविक एसिड है वो दोबारा से जाता है मेसोफिल सेल में और वहां पे कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में प्रेजेंस ऑफ ATP, ताकि वो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करके बंडल शीट सेल तक पहुंचा सके। तो C4 फोटोसिंथेटिक प्लांट्स इसी तरह से फोटो रेस्पिरेशन को रोकते हैं और अपनी फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। अब एक दूसरी अडेप्टेशन है फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, जिसे कहते हैं कैम मेटाबॉलिज्म, जो ज़्यादातर ड्राई रीजन्स, एरिड रीजन्स के सकुलेंट प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस, पाइनएप्पल्स और एपिफाइट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि ऑर्चिड्स हो गया, ब्रोमेलियाड्स हो गए और बहुत सारे अदर जो प्लांट ग्रुप्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई और हॉट इन्वायरमेंट में रहने के आदी होते हैं, उनमें भी फोटो रेस्पिरेशन का बहुत बड़ा खतरा होता है और वो अपनी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए कैम मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करते हैं। अगर इसकी हम फुल फॉर्म देखें तो इसको कहते हैं क्रेसोलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, और इसका नाम क्रेसोलेसी फैमिली पे रखा गया था जिनके प्लांट में इसको पहली दफा डिस्कवर किया गया। और कैम प्लांट्स में क्या होता है कि एक बड़ा यूनिक प्रोसेस होता है स्टोमेटा की क्लोजर का और ओपनिंग का। कैम प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन के टाइम बंद होते हैं और रात के टाइम खुले होते हैं, जो कि हमने C3 फोटोसिंथेसिस में देखा और जो कि हमने C4 फोटोसिंथेसिस में देखा। उसके बिल्कुल बरक्स कैम प्लांट्स में क्या होता है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो नाइट में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? अब एक्चुअली में होता क्या है कि जब रात के टाइम स्टोमेटा ओपन होंगे तो वो क्या करेंगे, वो सारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो उनको अगले दिन चाहिए फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए, वो सब इकट्ठा कर लेंगे और दिन के टाइम वो स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा कि इतने हॉट क्लाइमेट में इनका जो वाटर कंटेंट है वो नहीं लूज होगा। तो अगर हम देखें इसके प्रोसेस एट नाइट को, जबकि स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो सबसे पहले रात के टाइम ये वाले प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेते हैं अगले दिन के लिए। अब रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करने का एक फायदा ये भी है कि टेम्परेचर्स कम होते हैं और वाटर लॉस का खतरा बहुत मिनिमल होता है, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से अपने अंदर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं और उस कार्बन की बाकायदा फिक्सेशन करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है मिलेट में और देन मैलिक एसिड में। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक एंड दूसरे नंबर पे आता है कार्बन फिक्सेशन, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपनी असली हालत में नहीं रहती, उसको स्टोर करने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू द मिलेट एंड देन इनटू मैलिक एसिड, और इस प्रोसेस को कैरी आउट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज PEPKs। अब इस फॉर्म में यानी कि मैलिक एसिड के फॉर्म में ये मेसोफिल सेल्स के लार्ज सेंट्रल वैक्यूल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वहाँ पे स्टोर होता रहता है अगले दिन के केल्विन साइकिल के लिए। यानी कि रात के टाइम क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की अपटेक भी हो रही है,
कार्बन की फिक्सेशन भी हो रही है और इसकी स्टोरेज भी हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बाहर एटमॉस्फेयर से ले भी रहा है, उसको कन्वर्ट करके उसको बाकायदा से स्टोर कर रहा है, यानी कि अगले दिन का सारा प्रोसेस हो जाएगा विद द स्टोमेटा क्लोज्ड। दिन के टाइम स्टोमेटा ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स तो है ना हमारे पास। अब अगर हम दिन के प्रोसेस को देखें तो सबसे पहले तो वही बात आ जाती है कि स्टोमेटा क्लोज है तो वाटर लॉस कम होगा। दूसरी बात आती है कि जो हमारे पास न्यूट्रिएंट सोर्स जो है वो स्टोर्ड है, अब उसको रिलीज करने का टाइम है। अब यहाँ पे जो मैलिक एसिड है वैक्यूल के अंदर, वो वैक्यूल से बाहर आएगा सेल के अंदर, वहाँ पे मिलेट में कन्वर्ट होगा, फिर डीकार्बोक्सिलाइज हो जाएगा इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जाएगा और वहाँ पे वो अपना केल्विन साइकिल रिज्यूम कर सकता है। अच्छा, अब दिन के प्रोसेस की बात करें जहाँ पे स्टोमेटा क्लोज है, तो सबसे पहले वही बात आ जाती है कि वाटर को कंजर्व किया जा सकता है इन प्लांट्स में, यानी कि जब दिन के टाइम स्टोमेटा ही क्लोज होंगे तो वाटर लॉस बहुत मिनिमल हो जाएगा। और दूसरी बात, जो न्यूट्रिएंट सोर्स हमारे पास स्टोर्ड है इनसाइड द वैक्यूल, अब वो रिलीज करने का टाइम है, यानी कि जो मैलिक एसिड है वैक्यूल के अंदर वो फाइनली रिलीज कर दिया जाएगा इनटू द सेल और वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मिलेट। मिलेट का मॉलिक्यूल डीकार्बोक्सिलाइज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड उससे अलहदा हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में और वहां पे राइबोलोस बिसफॉस्फेट के साथ अटैच हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। फाइनली ये केल्विन साइकिल को परस्यू कर सकता है। अब अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो राइट साइड पे नाइट के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की अपटेक बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि स्टोमेटा यहाँ पे ओपन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ पे पीईपी केज एंजाइम उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू द मिलेट। ये मिलेट कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में और वैक्यूल में सेव होता जाएगा, यानी कि मेसोफिल सेल के लार्ज सेंट्रल वैक्यूल में स्टोर होता जाएगा, यानी कि पूरी रात स्टोर होगा और नेक्स्ट डे जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब ये वहां से रिलीज होगा, वापस मिलेट बनाएगा और मिलेट की डीकार्बोक्सिलेशन होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अलहदा कर देगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जाएगा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में और राइबोलोस बिसफॉस्फेट के साथ अटैच होकर इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को केल्विन साइकिल को कैरी आउट करेगा और रिडक्शन के थ्रू शुगर्स बना देगा। अब आती है बारी इंपॉर्टेंस ऑफ कैम पाथवे की। तो सबसे पहले आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का नॉकटर्नल अपटेक। प्लांट्स जो हैं वो रात के टाइम अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, उस टाइम पे टेम्परेचर्स लो होते हैं और एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जिस अदरवाइज अगर वो दिन को स्टोमेटा ओपन करें तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू एक्सेस वाटर लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी मुतासर हो सकता है और विल्टिंग का खतरा भी होता है। दूसरी बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने की। रात के टाइम जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेसिवली स्टोर कर लिया जाता है ताकि अगले दिन के फोटोसिंथेसिस के लिए ये काम आए। अब नेक्स्ट पॉइंट है दिन के टाइम स्टोमेटा क्लोज होना। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड इनसाइड द वैक्यूल। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स पहले ही अवेलेबल है तो स्टोमेटा को ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो वैसे ही चलता रहेगा क्योंकि उसके मेन इंग्रेडिएंट्स तो हमारे पास पहले से ही हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सर्वाइवल इन एरिड कंडीशंस, यानी कि इस अडेप्टेशन की वजह से जो वाटर लॉस है वो मिनिमल हो जाता है और जो अवेलेबल वाटर है उसको एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता है, जो कि कैंप प्लांट्स का सर्वाइवल बेहतर बनाता है। रिसोर्स एफिशिएंसी। अच्छा, अब इस पाथवे में अवेलेबल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मोर एफिशिएंटली यूज़ होता है क्योंकि दिन के टाइम स्टोमेटा के बंद होने से हमारे रिसोर्सेज ज़ाया नहीं हो रहे। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक। कैंप, बहुत सारे कैंप प्लांट्स फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल्स जो होते हैं वो एज अ फूड भी यूज़ होते हैं और प्लांट्स की अडेप्टेशन जो है वो इन एरिड कंडीशंस यानी कि हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में भी एग्रीकल्चर को मुमकिन बनाती है। एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का सोर्स है कि यहाँ पे भी क्रॉप्स सर्वाइव कर सकते हैं और वो भी इतने जूसी और स्वीट फ्रूट्स जैसे कि पाइनएप्पल। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।